मोकामा में दुलारचंद यादव के शव के पोस्टमार्टम में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 48 घंटे पहले मोकामा में दुलारचंद यादव का मर्डर हुआ। 24 घंटे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए जो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि इस रिपोर्ट में कई हैरान करने वाली बातें हैं। देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। अड़तालीस घंटे पहले मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम में शामिल डॉक्टर अजय कुमार ने दुलारचंद की मौत को लेकर जो बातें बताई वो चौंकाने वाली है। रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर अजय ने क्या कुछ बताया ये आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट की 3 अहम बातें बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक दुलारचंद यादव की गोली लगने से नहीं बल्कि कुचलने से मौत हुई। दुलारचंद के शरीर पर गंभीर चोटें थी और उसकी पसलियां भी टूट गई थी। इसके साथ ही दुलारचंद को हार्ट अटैक भी आया था और रिपोर्ट में फेफड़ा फटने की भी पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात तो साफ हो गई कि गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई। डॉक्टर बता रहे हैं कि उन्हें इंटरनल इंजरी यानी कि आंतरिक चोटें काफी आई थी। एक बुलेट आर पार पैर में बाया जो एंकल ज्वाइंट है वहां से आर पर था, तो उसके अलावा पूरे शरीर पर जख्म था, छिलाया वो लेसिरेटेड वुंड और एब्राजन जैसा। इसके तो ये सब जो सफिशिएंट का मैंने ये चोट ऐसा नहीं था कि इससे उनका मृत्यु हुआ होगा। हाँ, उनके शरीर में कुछ अंदरूनी चोट भी पाया गया, तो वो सफिशिएंट का डेथ का वो हो सकता है। इंटरनल इंजरी है जो हमने बताया है ना, तब वो जो फाइंडिंग्स मिलेगा इन्वेस्टिगेशन उसको कोरिलेट करके देखा जाएगा। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो और बातें लिखी गई हैं, उसके मुताबिक दुलारचंद की छाती की कई पसलियां टूट गई थी और उनके फेफड़े भी फटे हुए पाए गए। पसली टूटने और फेफड़े फटने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। सीने पर किसी भारी चीज का दबाव पड़ा और दबाव पड़ने से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। गोली की चोट जानलेवा नहीं थी और इसके साथ ही उनके शरीर पर कई और जख्म भी मिले हैं। रिपोर्ट में साफ है कि दुलारचंद की मौत कुचलने से ही हुई थी, लेकिन एक सवाल अब भी ये है कि उनकी मौत गाड़ी से कुचलने की वजह से हुई थी या फिर लोगों के पैर से। शरीर पर और भी जख्म है, वो जख्म है दोनों प्रवृत्ति हो सकते हैं। कुछ चोट लगने की वजह से इधर उधर से, कुछ जो गिरने के बाद जो छटपटाया होगा उसके वजह से भी कुछ चोटें हो सकती। हाँ, इंटरनल इंजरीज वगैरह था उसी से। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई एंगल से इस हत्याकांड की जांच हो रही है। वहीं उधर पोस्टमार्टम के बाद कल देर रात दुलारचंद यादव का बाढ़ घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान दुलारचंद के परिजनों के अलावा भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। बहरहाल हत्याकांड के बाद ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। इस हत्या के मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने घोसवली थाना अध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थाना अध्यक्ष रवि रंजन चौहान को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। बिहार के आरा जिले से भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को एक कॉल आता है। सामने वाला शख्स ये कहता है कि यादवों पर कमेंट करोगे तो गोली मार दूंगा और 4 दिन के बाद तुम पर गोली चलाऊंगा। रवि किशन हैरान हो जाते हैं। सवाल उठे कि आखिर रवि किशन को धमकी के पीछे किसकी साजिश है। देखिए ये रिपोर्ट। अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने तो उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज को तूने क्या बोला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। भोजपुरी स्टार रवि किशन को जान से मारने की धमकी। कोई बात, आप घर पहुंच दीजिए। यादव पर कमेंट करोगे तो गोली मार दूंगा। चार दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें जरूर गोली मारूंगा। सिनेमा से लेकर राजनीति तक अपनी दमदार पहचान बना चुके गोरखपुर सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को
जान से मारने की धमकी मिली है। क्या कह रहे हैं आप? धमकी देने वाले का कहना है कि रवि किशन ने यादव पर कोई गलत कमेंट किया है जो उसे नागवार गुजरा है। धमकी देने वाला कह रहा है कि 4 दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा, मैं भले मर जाऊं लेकिन तुम्हें जरूर गोली मारूंगा। धमकी देने वाले ने अपना नाम अजय कुमार यादव बताया और कहा कि वह बिहार के आरा जिले से बोल रहा है। अजय ने रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर ये धमकी दी है। शिवम ने इस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। दोनों के बीच करीब 2 मिनट तक हुई बातचीत आपको सुनाते हैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के उनके कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा। सुबह को मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? गोरखपुर में? समझा दो कि गोरखपुर इंसानियत के में? नाम आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? यहाँ बाढ़ आई है, जवनिया बिहार। जवनिया? आरा में जवनिया गांव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा। अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला। तुरंत मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर, अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं उनको तुरंत। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। तो सुना आपने, रवि किशन को सीधे गोली मारने की धमकी दी जा रही है। इस घटना के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और पवन दुबे ने गोरखपुर के सीनियर एसपी से मुलाकात की और आरोपी के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपा। रामगढ़ ताल पे माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना रामगढ़ ताल पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इस मामले के बाद रवि किशन खुद सामने आए, धमकी पर क्या कुछ बोले सुनिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी जी की सनातन की विचारधारा, इस देश की उन्नति, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को छाती पर लगा के आया हूं। तो ऐसा कमजोर तो नहीं हूं कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे। रवि किशन ने यह भी कहा कि इस धमकी के पीछे सनातन विरोधी ताकतें हैं। कई लोग इसके पीछे हो सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसे ही उन्हें धमका नहीं सकता। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या पूरे भारत में, विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं, जान की बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग होंगे इसके पीछे। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बहरहाल इस धमकी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अब ये मांग रखी है कि राजधानी दिल्ली को उसके पुराने नाम इंद्रप्रस्थ से जाना जाए। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किया जाए, ये मांग है बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली का इतिहास केवल हजारों वर्षों पुराना नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता की आत्मा और पांडवों द्वारा बसाए गए इंद्रप्रस्थ नगर की जीवन परंपरा का प्रतीक है। इसलिए दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा जाए। दिल्ली का नाम मैंने इसलिए बदलने को कहा है कि जब दिल्ली का नाम यदि इंद्रप्रस्थ रखा जाता है
तो हम अपनी दिल्ली की जो हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति, हमारा कल्चर जो है, हम उससे जुड़ेंगे। हम सब जानते हैं जब भी दिल्ली की बात होगी वो बिना पांडवों के कभी पूरी हो नहीं सकती। और जब पांडवों को दिल्ली वाला क्षेत्र मिला था तो उस समय उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। उसके बाद कालांतर में ये नाम बदल गया और इसका नाम दिल्ली हो गया। हम वापस उसी गौरवशाली अतीत की ओर ले जाना चाहते हैं, उसकी पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए मैंने पत्रों में सुझाव माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को दिया है। प्रवीण खंडेलवाल ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में ये भी मांग की है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ जंक्शन किया जाए और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट किया जाए। दिल्ली में किसी प्रोमिनेंट स्थान पर पांचों पांडवों की मूर्ति स्थापित की जाए, वहीं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ जंक्शन रखा जाए और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। प्रवीण खंडेलवाल ने इस संबंध में अपने पत्र की एक कॉपी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी भेजी है। प्रवीण खंडेलवाल की अमित शाह को चिट्ठी में कहा गया है कि इतिहास साक्षी है कि महाभारत काल में यहीं पर पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बसाई थी, जो अपने समय की सबसे समृद्ध, सुंदर और संगठित नगरी थी। ये वही भूमि है जहां से धर्म, नीति और लोक कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित शासन की शुरुआत हुई थी। दिल्ली केवल एक आधुनिक महानगर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा है और उसका वास्तविक नाम इंद्रप्रस्थ हमारी ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। दिल्ली को भी उसके मूल स्वरूप इंद्रप्रस्थ के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। ये परिवर्तन न केवल ऐतिहासिक न्याय है बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। पहली बात तो इस सुझाव से किसी हिस्टोरियन का लेना देना नहीं है। हम कोई हिस्ट्री के गड़े हुए मुर्दे नहीं उखाड़ रहे। मैं केवल हमारे इतिहास की पुनर्स्थापना की बात कर रहा हूँ। तो जिनको आलोचना करनी है वो स्वतंत्र है आलोचना करने के लिए, और अभी तो मैंने केवल सुझाव दिए हैं। अगर सुझाव पर ही उनको आलोचना करनी है तो माना यह जाएगा कि उनका धर्म केवल और केवल आलोचना करना है। बीते कुछ सालों में कई बड़े और छोटे शहरों के नाम बदलते देखे गए हैं। खासतौर पर यूपी में कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं और अब देश की राजधानी दिल्ली का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। अब आपको थोड़ा इतिहास बताते हैं कि दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। दिल्ली का नाम रखे जाने को लेकर कई तरह की कहानियां और किस्से हैं। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि ये पांडवों की बसाई राजधानी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य राजा ढिल्लू या दिल्लू के नाम से दिल्ली का नाम पड़ा है। वहीं कुछ कहानियों में तोमर वंश के राजा और एक ऋषि का जिक्र होता है, जिसमें ऋषि राजा को बताता है कि उसके राज्य में एक विशालकाय कील गड़ी हुई है, जिसे राजा जमीन से निकलवा देता है। लेकिन बाद में जब इस कील को दोबारा गाड़ने की कोशिश होती है तो ये ढीली रह जाती है। इसी शब्द से इस जगह को ढीली और फिर दिल्ली कहा जाने लगा। पिछले कुछ सालों में कई शहरों के नाम हमने बदलते देखे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली के नाम बदलने की कहानी कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के लुधियाना में सरेराह एक कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमलावर सबके सामने पिस्टल निकालता है और कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह पर गोलियों की बौछार कर देता है। सवाल उठता है कि आखिर 26 साल के इस कबड्डी प्लेयर की हत्या के पीछे कौन है? क्या ये किसी गैंग वॉर का हिस्सा है? लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश के चलते तेजपाल सिंह का मर्डर। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार। पंजाब के लुधियाना में एक कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसके पीछे आपसी रंजिश ही बताई जा रही है।
पुलिस की जांच में पता चला कि तेजपाल दोस्तों के साथ हरि सिंह रोड स्थित फैक्ट्री के पास जा रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते कुछ लड़कों ने उनको घेर लिया। देखते ही देखते दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हो गई। बात आगे बढ़ी तो दूसरे पक्ष के एक लड़के ने पिस्टल निकाल ली और पिस्टल निकालकर तेजपाल सिंह को गोली मार दी। घटना के तुरंत बाद तेजपाल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तेजपाल को मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है, ये सुनिए। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਵਲਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। बदमाश कितने बेखौफ थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस हत्याकांड को एसएसपी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। देख रहा है इंडिया में एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद देखिए बिहार के पावर प्ले में पप्पू यादव को।